का मतलब क्या रहता है कि आप इनोवेशन करके, आप नया चीज़ को करते हुए आप उसमें अपनी इंटेलिजेंस को लागू करते हैं और तो इनोवेशन करके और समाज की किसी समस्या का समाधान ढूँढते हैं या इंडस्ट्री कह लीजिए आप करते हैं। तो 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हम आगे देखते रहते हैं किस सोसाइटी में किसका क्या-क्या इम्पोर्टेंट भूमिका रहा 3 रिवॉल्यूशंस में, तो उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब आप देखेंगे कि की फैक्टर जो प्रमुख कारक थे डिफरेंट इकोनॉमिक्स में, तो अब कौन-कौन से की फैक्टर्स थे? हम पहले अब इसकी आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे और बाद में मैं अगले प्रेजेंटेशन में एजुकेशन के रोल की भूमिका डिस्कस करूँगा मैं। तो एग्रीकल्चर सोसाइटी जो कृषि आधारित समाज था, उसमें 2 महत्वपूर्ण कारक थे, की फैक्टर थे। एक तो ज़मीन था और दूसरा श्रम था, लैंड और लेबर था, है ना? जो की फैक्टर थे। इसका मतलब नहीं कि और फैक्टर नहीं थे, लेकिन मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर आपके यही थे। आप औद्योगिक समाज का जब गठन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे इंडस्ट्रियल सोसाइटी का गठन हुआ, उसमें 2 महत्वपूर्ण आए, उसमें कैपिटल पूँजी चाहिए थी और आपको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए थी। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरत थी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज का जब गठन हुआ उस समय या विकास हुआ तब। लेकिन नॉलेज सोसाइटी जब हुआ, जो ज्ञान परक समाज जो हुआ, उसमें एकमात्र चीज़ आप ध्यान दीजिएगा केवल ज्ञान की ज़रूरत है। तो आज जो हम जिस समाज में रह रहे हैं, जो ज्ञान परक समाज है, उसमें सबसे जो की फैक्टर है वो ज्ञान है। तो आप ध्यान देखेंगे कि जो इसके पहले स्लाइड में दिखाया था मैंने, उस स्लाइड में मैंने केवल आपको 4 चीज़ों की चर्चा किया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन आप इस स्लाइड में देखेंगे कि नॉलेज सोसाइटी में इसमें से चारों चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं है। न तो लैंड है की फैक्टर, न तो लेबर है की फैक्टर, न कैपिटल है की फैक्टर, न एंटरप्रेन्योरशिप की फैक्टर। अर्थात ज्ञान परक समाज में ज्ञान ही सबसे बड़ा की फैक्टर की भूमिका करता रहता है। अब हम आते हैं कि आखिर जो नॉलेज सोसाइटी है, उसका जो ज्ञान परक समाज है, उसके क्या लक्षण है? जिससे लक्षणों से आप कोरिलेट कर पाएँगे कि हम ज्ञान परक समाज में रह रहे हैं और ये समाज औद्योगिक समाज से कैसे डिफरेंट है। मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो मोस्टली 40 प्लस से हैं और उन्होंने औद्योगिक समाज को भी देखा है और कृषि समाज को भी देखा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले लोग व एग्रीकल्चर सोसाइटी को भी देखा है और बाहर से रहने वाले इंडस्ट्रियल सोसाइटी को देखा है और जो समाज का जो ऊपरी स्थिरता है, ऊपरी स्तर के लोग रहने वाले और नॉलेज सोसाइटी को भी देख रहे हैं। तो इससे कंपेयर करके आप समझ पाएँगे कि ये सोसाइटी और सोसाइटी से कैसे डिफरेंट है। उसके पहले हम एक और एक इम्पोर्टेंट शब्द की बात करेंगे हम, ये जो नया आजकल जो हो रहा है नॉलेज कैपिटल। जैसे आप देखिएगा कैपिटल पूँजी की बात करते थे, तो ये नॉलेज कैपिटल शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई और कैसे इसका हुआ? बड़ा इसका इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अमेरिका के एक अमेरिकन अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एडवर्ड डेनिसन। वर्ष 1960 की घटना है, जब उन्होंने यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विकास को मेज़रमेंट करने का कोशिश किया और मेज़रमेंट करने के दौरान उन्होंने ये पाया कि जो श्रम है, श्रम का योगदान, पूँजी का योगदान और तकनीकी का योगदान है, वो कुल योगदान मिला करके पूरे आर्थिक विकास का 60% होता है। अब उनके सामने ये समस्या थी कि 40% कहाँ गया? वो 40% का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? आर्थिक विकास में, उनका आर्थिक विकास में, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। बाद में रॉबर्ट सोलो, जेम्स जॉबिन के नेतृत्व में एक टीम आती है अमेरिकन अर्थशास्त्री की और वो रिसर्च करके ये पता करते हैं और ये बताते हैं जो रिमेनिंग 40% है वो ह्यूमन कैपिटल से आता है, अर्थात मानवीय पूंजी का कंट्रीब्यूशन रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अमेरिका के आर्थिक विकास में आपके 4 चीज़ों का योगदान रहता है, लेबर, श्रम, कैपिटल पूंजी, टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी और प्लस ह्यूमन कैपिटल मानवीय पूंजी आप कह सकते हैं और सब को मिलाकर के 100% हो जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल का उस समय 40% योगदान था अमेरिकन आपके ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब अब जैसे-जैसे नॉलेज सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, नॉलेज रिवॉल्यूशन होता गया, तो आप नॉलेज इकोनॉमी के हिसाब से नॉलेज सोसाइटी का गठन हुआ और अभी नॉलेज को हम नॉलेज कैपिटल के रूप में मानते हैं। आज नॉलेज नहीं रह गया, नॉलेज हमारे कैपिटल की बात करता है।
इसके पहले के प्रेजेंटेशन में जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, मैंने कहा था किसी समाज को, किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को या किसी राष्ट्र को महान बनाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरत होती है। जो पहला है बेस ऑन नॉलेज ज्ञान, दूसरा है ट्रेनिंग और तीसरा चेंजेस ऑफ आउटलुक ऑन लाइफ। अर्थात आपको ज्ञान होना चाहिए, इसलिए जो इसी की प्रेजेंटेशन की कड़ी है कि ज्ञान रूपी समाज में हम जब रह रहे हैं, उसके क्या-क्या लक्षण हैं, क्या-क्या चुनौतियाँ, कैसे समाधान करेंगे, फिर अपने आप को प्रशिक्षित करके और जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण का सृजन करके हम अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को और एक समाज को महान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक जो ज्ञान समाज है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसके क्या लक्षण हैं। और इस लक्षण में आप देखेंगे कि आज समाज में जो है, आप किसी आदमी की जो पहचान, जो मानवीय जीवन है, वह व्यक्तिपरक हो गया है। आज वह फैमिली या सोसाइटी परक नहीं है। आपको पुराने ज़माने में ये आप याद करेंगे कि पहले आज से 30-40 साल पहले किसी की पहचान ये हुआ करती थी कि वह एक्स वाई जेड का लड़का है, पुराने खानदान का लड़का है, इस समाज का लड़का है, ऐसे पहचान होती थी। लेकिन आज ह्यूमन लाइफ में जो है, मानवीय जीवन में क्या है कि एक जो इंडिविजुअल व्यक्तिपरक समाज हो गया है, व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल पहचान हो रही है। और आज जो है परिवार, जाति और समाज की आइडेंटिटी डिसअपियर हो रही है। स्लोली पर श्योरली आप इसकी पूरी आइडेंटिटी डिसअपियर हो रही है। एक आदमी अब दूसरे कास्ट में जब शादी करता है और दूसरे जो बच्चा होगा तो किस कास्ट में रहेगा? एक आदमी दूसरे समाज में शादी करता है, फिर उसके बच्चे होंगे, उसे किसका आइडेंटिटी रहेगी? तो आजकल क्या हो रहा है कि आप ये मानेंगे कि नॉलेज सोसाइटी में परिवार, जाति और कम्युनिटी का जो उसकी जो पहचान है, धीरे-धीरे खत्म हो रही है। और अधिकांश सारे लोग जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उसमें उनकी आइडेंटिटी एज़ ए इंडिविजुअल ज़्यादा हो रही है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो रही है कि धीरे-धीरे समाज के अंदर एक ऐसी जागरूकता आ रही है कि किसी भी व्यक्ति की जो उसकी रचनात्मकता है, उसकी क्रिएटिविटी है, या उसकी क्षमता है, कैपेसिटीज़ है या उसकी प्रतिभा, टैलेंट है, वह किसी व्यक्ति की ना होकर के वो पूरे समाज की है और पूरे मानवता की वो बेशक एसेट है, निधि है। तो अभी किसी एक्स वाई जेड कोई आदमी है, अभी उसके अंदर कोई टैलेंट है, कोई उसकी प्रतिभा है, कोई क्रिएटिविटी है या उसकी जो क्षमता है, वो उसका व्यक्तिगत न होकर के वो पूरे मानवीय समाज की निधि बन जाता है। ऐसा आज के समाज में सोचने की बात आ रही है। आगे चलते हैं। अब आप एक ऐसे समाज में देखिए, बड़ी अच्छी बात क्या हो रही है कि इस समाज में जो नॉलेज सोसाइटी का जो एक मेंबर है, वह एक आदमी जिसका ओरिजिनल थिंकिंग है, जिसका मूल विचार है, मूल सोचने का है और जिसका इनोवेशन करने की जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि छिपी हुई है, तो वह आदमी अपने क्रिएटिव वर्क के माध्यम से, रचनात्मक कार्य के माध्यम से, खोज और अनुसंधान के माध्यम से इस समाज के लिए ज़्यादा लाभकारी हो सकता है, बनस्पत की उस हज़ार लोगों की तुलना में जो कि रचनात्मक नहीं है, जो कि उनके अंदर कोई कल्पना शक्ति नहीं है और वो पूरी ज़िंदगी की पूरी एनर्जी जो इस बात में अपने को समाहित करने में लगा देते हैं कि दूसरे का जो सनक है और जो समाज में आने वाली चलने वाली जो परंपराएँ हैं, जो अर्थहीन है, मूल्यहीन परंपराएँ हैं, उस परंपराओं को पालन करने में अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा खपा देते हैं। उस हज़ार व्यक्तियों की तुलना में एक आदमी यदि उसके पास ओरिजिनल थिंकिंग है, इनोवेशन है और दूरदृष्टि है, तो अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाज का और परिवार का, राष्ट्र का ज़्यादा कल्याण कर सकता है। ये नॉलेज सोसाइटी के सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट आप कैरेक्टरिस्टिक्स का लक्षण कह सकते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए जो नॉलेज सोसाइटी के मेंबर हैं कि पूरे प्रयास करने नाते जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आदमी की जो व्यक्तिगत क्रिएटिविटी है और व्यक्तिगत प्रतिभा है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सभी को सहयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। लेकिन क्या नॉलेज सोसाइटी में सब कुछ अच्छा ही है? तो आप देखें कि नहीं, आप इस ज्ञानप्रद समाज में बहुत सारे दूसरे चुनौतियाँ भी हैं। वो चुनौतियाँ क्या हैं? तो चुनौतियाँ देखिए क्या है कि ये ज्ञानप्रद समाज इसके लिए तो जाना ही जाता है जिसकी चर्चा किया है, बट आज ये ज्ञानप्रद समाज जो है वो तनावयुक्त समाज के रूप में जाना चाह रहा है। चिंतायुक्त समाज के रूप में जाना जा रहा है। जो मानसिक अवसाद है, डिप्रेशन है, उसके रूप में इसकी पहचान हो रही है। हिंसा के रूप में पहचान हो रही है। अपराध इतने बढ़ रहे हैं, अपराध चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे कोई सोशल क्राइम हो, कोई भी क्राइम हो, क्राइम ज़्यादा हो रही है और एक आदमी असुरक्षा में रह रहा है।
आप कहीं भी आप व्हाट्सएप खोलिए या कोई मेल कीजिए, कहीं भी खोजिए, इतने आपको साइबर फ्रॉड हो रहा है कि आदमी हमेशा असुरक्षा की भावना से ग्रसित रह रहा है। तो और एक ऐसी सोसाइटी अभी चल रही है जिसका कि मुख्य उद्देश्य क्या है? पे, प्रमोशन और प्लेज़र। उसके मुख्य उद्देश्य इस बात पे है कि कितना पेमेंट बढ़ता है, कितना प्रमोशन जल्दी होता है, नहीं होता है, और कैसे हम प्लेज़र कर सकें, कैसे हम जिंदगी का भोग कर सकें हम। और एक ऐसी सोसाइटी चल रही है, जो सोसाइटी इस बात का अंतर करना भूल गई है कि फन और जॉय में अंतर क्या है, ठीक है? भोग में और आनंद में अंतर क्या है? सिविलाइजेशन और कल्चर में अंतर क्या है? सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है? अब आगे आपको बताऊँगा कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर समझना क्यों ज़रूरी है, और आनंद और फन में अंतर जानना क्यों ज़रूरी है। अब आप जो आनंद होता है, जो फन होता है, जो मज़ा जिसे कह लीजिए, मज़ा करने के लिए जो है बहुत क्षणिक मज़ा रहता है, वो भोग करने की प्रवृत्ति रहती है, और सामान्य तौर पर ये हमें नैतिकता और गुणों से दूर ले जाती है ना? जो हमारे मोरल वैल्यूज़ है, उससे दूर ले जाने की कोशिश करती है। जो आदमी हमेशा ये मज़ा करने की कोशिश करता है, टेम्परेरी रहता है। जबकि जो आनंद की तरफ आप अभी की खोज में रहते हैं, आनंद की तरफ जाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप आध्यात्मिक जीवन आप करें और आत्मनियंत्रण सीखिए आप। आत्मनियंत्रण से ही वो सुख मिलता है, आनंद मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझना चाहें आप, तो कोई चीज़ खा कर के आप टेस्ट करते हैं, खाने के पीछे भागते रहते हैं, तो आपका वो फन, एम्यूज़मेंट, प्लेज़र कह लीजिए। लेकिन जब किसी को आप हेल्प करते हैं, किसी गरीब आदमी को आपने हेल्प किया, किसी आपने भूखे को यदि खाना खिलाया आपने, ठीक है? या किसी जो पशु को प्रेम करते रहते हैं, किसी को भी आप जब देते रहते हैं, तो एक अलग से आत्मा का भोजन मिलता है, वो आनंद काफ़ी देर तक रहता है। तो ये खास करके इस पीढ़ी में जो ज़्यादा है, भोग आदि प्रकृति और टेम्परेरी जॉय की तरफ ज़्यादा ही भागते हैं, टेम्परेरी फन एम्यूज़मेंट की तरफ जाते हैं, बशर्ते आनंद के प्रति खोज में भटकते जाते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि आप सभ्यता और संस्कृति का अंतर समझेंगे, तो सिविलाइजेशन को आप ऐसे तुलनात्मक कर सकते हैं कि जो सभ्यता जो है वो बॉडी है, और कल्चर जो है वो सोल है, आत्मा है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और जो सभ्यता का मतलब है, इसके एक्सटर्नल, जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता करते पढ़ते थे इतिहास के पन्नों में हम, ठीक है? तो ये जो सभ्यता है वो एक बाह्य रूप से है, और आप जो नेचर की जो मास्टरी हासिल कर लेते हैं, जैसे आयरन एज, कॉपर एज, मोहनजोदड़ो की सभ्यता पढ़ते रहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे पढ़ते रहते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती है, एक्सटर्नल रहती है, और हमारे नेचर पे मास्टरी को और सांसारिक जीवन को परिलक्षित करती रहती है। बट जहाँ तक कल्चर की बात है, वो हमारे डोमेन है वैल्यूज़, वो हमारा जो मूल्यों का संसार है, उस संसार को प्रदर्शित करता है, और वह कल्चर से मतलब आपकी जो आंतरिक चीज़ है, उस आंतरिक चीज़ की अभिव्यक्ति करता है, चाहे वो नैतिक हो, और हमारे जो शाश्वत आध्यात्मिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को प्रदर्शित करने का जो करता है, उसका नाम ही कल्चर है। और ये सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जो फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में तो बहुत कंसर्न्ड है। बहुत बड़े ताला लगाना, बहुत कुछ कार के लॉक करना, सारा रखना फिजिकल सिक्योरिटी। लेकिन ये सोसाइटी के रहने वाले लोग आज बहुत इमोशनल स्पिरिचुअल सिक्योरिटी से लैक है, अभाव है उनका। आज उनके अंदर जो इमोशनल सिक्योरिटी का अभाव पाएँगे आप, आध्यात्मिक सिक्योरिटी का अभाव पाएँगे, और इसके नाते क्या हो रहा है कि एक्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बढ़ोतरी हो रही है। अब ये एक्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम क्या होता है, जो कि जिस पर ऐसा प्रॉब्लम जो कि आपके आपके अस्तित्व के ऊपर रहता है, अस्तित्ववादी संकट जिसे कहते हैं। जैसे आप जापान में भी हालाँकि ये चीज़ काफ़ी पाई गई, जैसे कि आप लोनलीनेस देखेंगे कि लोनलीनेस, मीनिंगलेसनेस, ये जो सारे प्रॉब्लम आते हैं, ज़िंदगी का कोई महत्व ही नहीं है, ज़िंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है? अकेलापन, ये सारे जो प्रॉब्लम इकट्ठा हो रही है, उन्हीं कारणों से इकट्ठा हो रही है, ये सब एक्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम कहते हैं। और ये इस ज्ञानपरक समाज की सबसे बड़ी देन ये है कि एक्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम में जो हमारे अस्तित्व के ऊपर जो अस्तित्व निर्भर करता है, जैसे मैंने बताया कि लोनलीनेस, मीनिंगलेस लाइफ़, इसके तरफ संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है। और ये ऐसा समाज है, जिस समाज में आपको रुपये को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और मनुष्य मनुष्य का अवमूल्यन हो रहा है। मनी ओवर वैल्यूड और मैन डिवैल्यूड, अर्थात मानव, मैन का मतलब मैं मैन वुमेन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जहाँ जिस समाज में मानव का अवमूल्यन हो रहा है, और मनु का जो है उसमें मूल्यों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये समाज की सारी चुनौतियाँ हैं। अब ये तो जो मैं इस स्लाइड में दिखाया मैं, ये जो सारी चुनौतियाँ हैं, इस चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं, ये बात रहती है। थोड़ा-सा एक नाम इसकी और स्लाइड को दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं।
अब आप देखेंगे कि जैसे अब इकोनॉमिक्स की चर्चा मैंने इसलिए किया था, आप कहेंगे कि नॉलेज सोसाइटी में इकोनॉमिक चर्चा क्यों किए थे, कि जैसे-जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, वैसे-वैसे समाज में परिवर्तन आता है। और समाज में परिवर्तन क्यों आता है? और जैसे-जैसे ज्ञान भी आता है, तो भी समाज में परिवर्तन आता है। और ज्ञान में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। तो आप देखेंगे कि अधिक अधिक ना आर्थिक विकास हो रहा है और समाज में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो आर्थिक विकास सस्टेन नहीं कर पाएगा। बदली हुई परिस्थितियों में देखिएगा नॉलेज सोसाइटी में बहुत तरह के नए-नए तरह के जॉब क्रिएट हो रहे हैं। बहुत तरह के नए-नए जो जॉब की जो कल्पना नहीं कर सकते हैं। आजकल लोग माता-पिता जो एम्प्लॉयड है, अपने बच्चों को पालना-पोषण करने के लिए जब पहले फैमिली हुआ करती थी, तो ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहा करते थे बच्चे के, आज वो किसी और को हायर कर रहे हैं। नई-नई सिस्टम डेवलप करके और अपना उस सिस्टम में किसी को हायर करके बच्चों को देखने की बात कर रहे हैं। इस तरह का समाज गठन हो रहा है। तो कहने का आशय क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से आपका नॉलेज से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ से सोसाइटी चेंज होता है और दो साथ से लिंक रहता है। लेकिन हम एक आदर्श समाज की बात कर रहे हैं। भू-गौरव ग्लोबल आध्यात्मिक परिवार का सबसे बड़ा जो विज़न है, इस विज़न के लिए हम लोग सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि विकसित एवं आनंदमय भारत। तो नॉलेज के दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक ग्रोथ के दृष्टिकोण से हमारा भारत तो विकसित हो जाएगा। लेकिन जो मैंने लास्ट स्लाइड में चर्चा किया था, हमारा भारत आनंदमय भारत नहीं बन सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि आनंदमय भारत के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढने की हम कोशिश करते हैं। एजुकेशन की भूमिका क्या होती है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा जो है सबसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि नॉलेज जो है कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को जनरेट करता है। हाउ इज द नॉलेज फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेटेड? तो इसका आंसर मिलता है एजुकेशन। तो शिक्षा ये प्रक्रिया है, तो शिक्षा की प्रक्रिया के नाते से आपका जो ज्ञान और सामाजिक रूप में परिवर्तन करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए और ज्ञान हम जनरेट करते रहते हैं। तो एजुकेशन की अलग मैं परिभाषा यहाँ दिया हूँ मैं, जैसे और सारे अलग-अलग परिभाषा आपने आपने पढ़ा होगा। एजुकेशन की परिभाषा यहाँ पे ये है कि एजुकेशन इज़ द सोशल मशीनरी, कोई ऐसे सोशल सामाजिक मशीनरी है, जो कि ज्ञान को उत्पन्न करती है, ज्ञान को संरक्षित भी करती है और ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है सभी लोगों के पास। Education is the social machinery which produces new knowledge, preserve new knowledge and distribute knowledge to all people. शिक्षा ही वो सोशल मशीनरी है जो कि नए ज्ञान का सृजन करती है, उसका संरक्षण करती है और लोगों को और सारे लोगों को वितरित करती है। अब वो किस तरह की शिक्षा होगी, क्या शिक्षा होगी, उसका संक्षिप्त रूपरेखा मैं आपको बताऊँगा मैं। और उसके बाद से अगले प्रेजेंटेशन में मैं आपसे डिटेल डिस्कस करूँगा कि कौन-सा ऐसा मॉडल होगा, जो इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा, जो हमारे ज्ञानप्रद समाज के लिए जो चुनौतियाँ हैं, उसका कैसे समाधान हो सकता है। उसका संक्षिप्त रूपरेखा मैं आपको थोड़ा-सा देने की कोशिश करता हूँ मैं। हम अब तुलना करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो एजुकेशन सिस्टम था और जो नॉलेज सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या अंतर बेसिकली है, क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी औद्योगिक समाज में देखेंगे आप कि उसमें ज़्यादा लर्निंग टू नो, आपका उसमें जो जोर रहता था कि हम जानने के लिए हम लर्न करते रहते थे और उसका से कुछ लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए करते रहते थे और इसके साथ ही साथ हम एक साथ लर्निंग के लिए हम सीखते रहते थे। तो एजुकेशन का जो एम था इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वो ज्ञान का वितरण करना था, इसके साथ-साथ इसकी वैल्यू करना था। बट नॉलेज सोसाइटी में क्या हो गया, एक्सपर्ट समाज में क्या हो गया, एजुकेशन का लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस हो गया। जीवन पर्यंत आपको सीखना है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जो है कि आप एक स्किल डेवलप कर लें और उसके बाद से आपकी रोजी-रोटी चलती रहेगी। आज हमेशा आप जॉब में आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। यदि आप थोड़ा-सा लाइब्रेरी में क्रिकेट मैच देखिएगा, पहले क्रिकेट मैच में जो टेस्ट मैच रहा था, तो आपको बैट्समैन देख के दौड़ रहे थे, तो उस समय आपका काम चल जाता था। बाद में ऑलराउंडर का जमाना आ गया। तो टी20 क्रिकेट में आपको अच्छी फील्डिंग मिलनी चाहिए, अच्छी बॉलिंग होनी चाहिए, बैटिंग आना चाहिए। उस तरह से आपका टीम में सिलेक्शन रहती है। उसी तरीके से आपका जो शिक्षा है, ये प्रक्रिया हो रही है। आप इस स्किल हासिल करके, ज्ञान हासिल करके आप आगे से नहीं बढ़ सकते हैं। आजीवन मेरा आजीविका चलती रहेगी। और
सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अभी मेरी मैं कर रहा हूँ मैं, अभी इस समय जो शिक्षण की आवश्यकता है वो इस बात में है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वह सेंटर्ड टू लर्निंग टू बी। लर्निंग टू बी का मतलब क्या है? आप मानव हैं, उसके ऊपर आपको लर्निंग होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त समाज में आप ऐसे ऐसे इंसान हैं, उसकी शिक्षा होनी चाहिए। लर्निंग टू बी का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। हर आदमी ये अपनी जिंदगी से सीखता है और सोर्स ऑफ नॉलेज अनुभव सिखाता है और इस काम में आता है अपने जिंदगी से मिलता है। हर जीवन जीवन के विश्वविद्यालय से अपने ज्ञान अर्जन करने के लिए क्या क्या होना उसकी चर्चा में अबे हम अपने जीवन से कैसे सीख सकते हैं? इसके लिए हमें जीवन के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण उचित दृष्टिकोण होना चाहिए और जीवन के प्रति आपको 3 तरह के एटीट्यूड होते हैं। पहला एटीट्यूड है हमारे पास कुछ होना चाहिए, दूसरा टू गिव, तीसरा टू बी। अब क्या है आगे समझने की कोशिश करते हैं। टू हैव का मतलब क्या है? एक्वायर इतना ना हो सके, कार है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, ना हो सके एक्वायर हो सके सोचे से एक्वायर करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि आज जो हैव क्या होता है लव भी उसको लोग करते हैं एक बार करने की कोशिश करते हैं। और जो भगवान ये कि जो पांच इंस्पिरेशन सिस्टम है वो इसी बात पर ध्यान दे रहा है वो ज़्यादा बढ़ावा देता है। अब इसके आगे देखते हैं इसके जो सेकंड कंसेप्ट है वो लर्निंग आपको वो आधा जिंदगी सीखने के लिए तो आप हुआ दूसरा है टू गिव। सब जीवन के प्रति जिसको किसी का अंदर है देने का होता है तो वो होता है किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना और एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है बच्चा सबके कि आप किसी को देने की जब करना क्या आज दान की बात चलती है ऐसे प्राइस करके भी आप किसी को मदद करते हैं लाभ हानि के दान करते हुए या किसी की मदद करते हैं निश्चित रूप से आप उन्नति के राह पर आएंगे। लेकिन आप प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से किसी मदद करते हैं तो ये चीज आपको दायित्व नहीं होती है। और ये जो एटीट्यूड आता है इसी के बाद आपसे परिवार और सारे समाज के लिए भी आपके रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। इस परिवार में इस समाज में देने का भाव नहीं आएगा वो समाज और परिवार आपका प्रफुल्लित रहता है आगे बढ़ नहीं सकता है। अब हमारे जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए इस तरह के अंदर नागरिक के अंदर नागरिक के अंदर इस तरह के चीजों को हर इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ बताने की बात आ रही है कि हम ये मानते हैं कि जो सफिशिएंट नहीं है ठीक है और लाइफ में मीनिंग बनाने के लिए आपके साथ ये मानना पड़ेगा कि आपको वाई नहीं यहाँ क्या है जब इस चीज का आंसर देने की कोशिश करते हैं आंसर पढ़ते हैं तब आपको जो है सही तरह से आपको पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ और आपने अपने ढंग का अलग है क्योंकि जब आप ये बात महसूस करते हैं कि आपका करना है तो जीवन के प्रति आपके व्यवहार में और आपके परिवार में अलग तरह का अंतर दिखाई देगा और ऑथेंटिक है ना आप प्रमाणित करेंगे। आज समाज में सबसे बड़ी चीज है प्रामाणिकता नहीं है। आज बहुत ही कम लोग आपको प्रामाणिकता मिलेंगे। प्रामाणिकता क्या है वो करे वो प्रामाणिकता की पहचान कर सकते हैं और इस रास्ते को जानना है कि मैं तो एक काम हूँ लेकिन और मन नहीं है ये सारी लड़ाई रहेगा वो आज जीवन से शिक्षा चाहते हैं इन दृष्टिकोणों में से सबसे अच्छा दृष्टिकोण जो है वो ये का भाव पूरी करना है। कौन सा मॉडल हो सकता है कौन सी शिक्षा प्रणाली हो सकती है जो हमारे साथ योग्य चीजों को आंसर दे सके इसी पर चर्चा में प्रेजेंटेशन का इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर बात आता हूँ और चर्चा करता हूँ मैं डिस्कस करते हैं कि जो वर्तमान सोसाइटी समाज के हिस्सा हम तो सोसाइटी का नाम है ज्ञान सोसाइटी ज्ञान समाज और समाज है वो जो जिस स्तर पर काम करता है उसको नॉलेज नहीं करते हैं उसका मूलभूत है ज्ञान निकाल देंगे तो इकोनॉमिक पर नहीं करेंगे
और समाज में से नॉलेज इकोनॉमी आने के साथ ही भारत आज अर्थव्यवस्था से तेजी से अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सारे लोग तरफ जाती है। दूसरा है कि जो ज्ञान का जो क्षमता है वो काफी मजबूत हो जाती है इस सोसाइटी में। आज कंपेयर टू आप कोई समाज था, ऐसे ऐसे समाज था, उसके मामले में ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए ज्ञान को ज्ञान देते हुए जैसे कि आपने क्या बहुत सारे यूनिकॉर्न रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे हैं, मतलब के आधार है, बहुत को इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। उसका मेन आधार क्या है? आधार लर्निंग नहीं है, मेन आधार आपका वो बिल्डिंग नहीं है, आधार नॉलेज है। तो नॉलेज के माध्यम से जितने आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप स्टार्टअप को अप्लाई करके जनरेट कर रहे हैं, सबका कारण है कि ज्ञान की क्षमता बहुत होने जा रही है समाज में। तो और ये समाज ऐसा चर्चा करता था कि समाज में व्यक्ति की पहचान अपनी एक पहचान होती है। मैं मानता हूँ कि आइडेंटिटी जो है उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह हो जाती है। डेस्टिनी इज द इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो डेस्टिनी का भाग व्यक्ति के आधार पर इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरफ लेकर जा रहा है। तो हमारा पूरा पूरा प्रयास होना चाहिए कि आज के में जो प्रतिभा है, जो फ्रीडम है, समाज में हो, समाज में हो, ट्रांसैक्शन में हो, उसको व्यक्तिगत क्षमता की जानी चाहिए ताकि उसके अंदर छिपी प्रतिभा और सफलता मैनिफेस्ट करे और उसमें इम्पैक्ट कर पाए। और एजुकेशन सिस्टम से यही है जो जिसके माध्यम से नए ज्ञान का सृजन करें, संरक्षण करें और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और किसी भी आदमी को सफलता दर्ज करने के लिए जैसे मामला में सक्सेस is just not by what a person takes from life, but by what he keeps in life. तो हमारे जो किसी मनुष्य की जिंदगी सफल है, सफल है, बार-बार ध्यान रखना चाहिए वो मनुष्य की जिंदगी से क्या वो जिंदगी क्या किया, जिंदगी कुछ नहीं किया चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपना जिंदगी गुजारता है वो सफल रहेगा। लास्ट में बात साथ में सबसे आधार होता यही है कि सभी व्यक्ति को सभी रियल नेचर आता है। और जब हम रियल नेचर आएंगे तो उससे आत्मा भी जाएगी, देखेंगे के पास पावर भी आएगा, ग्रोथ भी आएगा, भी आएगा, भी सब कुछ आ जाएगा जब आप कैसे इन्वॉल्व होंगे। अंतरात्मा आवाज जो काम करेंगे तो सब आ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने प्राण को विराम देते हुए और इस सेशन में आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इतना पहले स्टडी करना, फिर उससे निकाल के ये बनाना पूरा, है ना, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। तो हम आपके ही जो अतिथि हैं ललन भैया को बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले ललन वर्मा भैया का स्वागत है और आज इसमें आप अपने विचार रखें कि कैसा लगा, इसमें और क्या होना है, कैसे और अच्छा कर सकें, ये भी अपने विचार अवश्य रखें। जी ललन वर्मा भैया को स्वागत है। बहन जी को प्रणाम और राय साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बढ़िया आपने कार्यक्रम माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए के पास रहे और बहुत अच्छा आपने के माध्यम से हम सबके बीच उजागर किया है। इसके लिए धन्यवाद। और इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं जो आपने प्रारंभ किया है और आपकी संस्था के अंदर लगी रहती है। समय अभाव के कारण हम हमेशा नहीं पा पाते हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी है। आज बहुत अच्छा राय साहब को और जो हमारी करना है वो भी बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया। जब आए तभी सवेरा ना, जब जागे तभी सवेरा, जब समय मिल गया, जितना ही मिल गया, कहते ना आधो घड़ी आधो में पुनियाद, है ना। तो जितना ही आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाले, अपना कीमती समय। जी
दीक्षित भैया हम लोग के साथ हैं। प्रणाम भैया, आप अपने विचार रखें भैया। अनम्यूट करें अपने आप को। आपके मोबाइल में नीचे अनम्यूट का बटन होगा छोटा सा, उसको टच करें, क्रॉस में होगा वो, उसको टच करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। ये जी जी हाँ दीदी, जी प्रणाम। भाई साहब has covered all the subject related to this webinar. You have covered the society. नालंदा सोसाइटी के बारे में आप बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारे जो है परिवार की संरचना है और हमारे जो है उसका सामाजिक स्वरूप क्या है। जब हम सामाजिक स्वरूप की बात करते हैं तो जनरली जो इस समय का कंडीशन चल रहा है ग्लोबली कि हम लोग जो है एक परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारा जो है अर्ली इनिशिएटिव जैसा है बच्चों को स्कूलिंग का यहाँ से शुरू होता है। प्लस पेरेंट्स का क्या होता है कि वो इतना जल्दी आगे बढ़ते हैं कि दौड़ में लगे हुए हैं कि जो हमारा प्राकृतिक स्वरूप है वो विकृत होता जा रहा है। भैया ने इसमें बोला था कि शिक्षा जो है शिक्षा का नालंदा सोसाइटी लेकिन बाद में we have gained and we should be a part to our society also। लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि हम लोग जो है सफलता के लिए बहुत ही शॉर्टकट रूप अपना रहे हैं। What we are gaining, we are using only for ourselves, not for the society। I think हमारे साथीगण इसमें एग्री करेंगे। सेकंड चीज ये है जब हम लोग इकोनॉमिक बैकग्राउंड और पढ़ते हैं नालंदा सोसाइटी की, चाहे हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पढ़े चाहे इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में पढ़े, तो केयर करते ये जो समाज है और हमारी जो है व्यवस्था बनाई गई है उसका ढंग से हमें जो है उपयोग करना है और इस हिसाब से व्हाटएवर नॉलेज वी हैव गेन्ड वो हमें समाज को आगे बढ़ाना। क्योंकि समाज में क्या होता है कि पर्सन हु इज कंप्लीटिंग एमबीए फ्रॉम आईआईएम एंड आफ्टर दैट ही इज अवे फ्रॉम देयर ओन जॉब एंड डूइंग समथिंग एल्स एंड नॉट giving society whatever he can get from the society and education field also, whether my friend is agree। Raji थोड़ा सा क्लियर करेंगे। बात आप आए जुड़ी और आप सच्ची सामाजिक अधिकार रहे हैं, इसके लिए आप व्यक्त करके सब कहूँगा मैं तो समाज की चर्चा में किया गया तो अधिक हो गया होना शुरू हुआ। अधिक हो गया आगे हम हर कोई अभी कोई दूसरा मजबूरी में पड़ रहा है, डिग्री चाहिए देने का भाव कैसे करें और इसलिए मैं मानता हूँ इसलिए मरते दम तक करते रहते हैं जो समाज ही नहीं करते। इसकी शुरुआत आज हम सब करेंगे हमारे बच्चे रहे हैं एक अंक एक वो जिस समाज में रहे पढ़ने में जा रहे हैं वहाँ से करके शुरुआत करें, निश्चित रूप से उनके अंदर आएगा। हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन
जो भी आपने लैंग्वेज गेन किया है और जो भी आपका समय है आपको परिवार के लिए भी देना है, समाज के लिए भी देना है, राष्ट्र के लिए भी देना है। लेकिन एजुकेशन का जो है उसमें मेन चीज है शॉर्टकट। सफलता का जो शॉर्टकट है उसके क्या जो हमारी बेसिक्स हैं उससे हम लोग होते जा रहे हैं। जी भैया, स्वागत है सभी के विचारों का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भी भैया लोग को जो भी वो आज कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार। नरेंद्र भैया प्रणाम भैया, एसन तिवारी भैया भी हैं, अशोक भैया जी भैया प्रणाम बोले भैया को मैं भूल ही जाती हूँ, बोलिए भैया। भैया सभी को जय श्री कृष्ण। क्लास तो बहुत अच्छा था, क्लास लिखने के लिए अंग्रेजी नहीं थी, हम लोग को से क्लास हुआ है, बढ़िया से बता रहे थे, थोड़ा थोड़ा माथा में चला रहा था, बार बार कुछ हमारा पास तो पास कर गया ये एजुकेशन वाले जो आजकल के युवा वर्ग है ना भैया का मेहनत उस पर है कि आज जो एजुकेशन में क्या चीज़ होना चाहिए और भविष्य बच्चों का किस तरह से होना चाहिए, वो कैसे आगे बढ़े अध्यात्म में भी, ये चीज़ था भैया। ठीक है, तो आजकल के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं ना, इसलिए भैया का ये मेहनत था इस पर। ठीक है भैया, तो धन्यवाद आपका अपने विचार देने के लिए। और नरेंद्र भैया प्रणाम, आप कुछ अपने विचार रखेंगे। तिवारी भाई, राजीव सिंह जी मुझे लग रहा है पहली बार जुड़े हैं। नहीं पहली बार नहीं जुड़ा, पहले भी, लेकिन इस तरह के जो आध्यात्मिक जो होता है मेरे पास ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जो रहता है ना, जिस तरह से उस चीजों को खींचाया मैंने आज ध्यान पाया, वरना इसके साथ ज्वाइन करना है, मैं भी जॉब करता हूँ, तो बाकी आया फिर मैं ज्वाइन किया साथ। खैर जो कि अच्छा तो बहुत जरूरी है, और ये चीजें हम लोग को क्या है कि बचपन से ही आपको देना चाहिए। जैसे उम्र बढ़ती है और सबसे इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है, चाहे आप किसी फील्ड में हो, हर जगह आज स्ट्रेस है, और स्ट्रेस कैसे रिलीज किया जाए अपना आध्यात्म में ही काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि अध्यात्म के अलग अलग चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं। मतलब हम लोग को बचपन में नहीं मिला, लेकिन बीच में मिला तो काफी गहरा मिला है, और दिन और हर दिन कुछ कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे आदमी पेट के लिए खाना खाता है, लेकिन हम लोग अपने डिग्री के लिए उसको जो एनर्जी मिलना चाहिए वो एनर्जी पर हम काम नहीं, उसको एनर्जी नहीं देते। तो जो अभी हम लोग को बताया है, हम लोग को डिग्री के लिए भी एनर्जी का जो सोर्स होना चाहिए, ये सोर्स है कि इस तरह के लोगों को अपने हमारा जो थिंकिंग है, हमारा एटीट्यूड है, और हमारी नॉलेज है, इसी तरह की चीजों से आप जुड़े रहेंगे तो कोई भी काम कर रहे हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कहीं इसका बेनिफिट मिलता है कि आप कहीं शॉर्टकट में आदमी जल्दी से पाना चाहता है, तो आगे आज देखा है कि समाज में लोग शॉर्टकट से जल्दी सफल हो रहे हैं। जो सफल हो रहे हैं कहाँ रास्ता मेंटेन कर रहे हैं, उस पर भी काम करना चाहिए। जो आदमी लॉन्ग टर्म काम करता है उसकी सफलता सस्टेन करती है, तो शॉर्ट टर्म काम करता है और सफल होती है, उसकी सफलता कुछ क्षणिक होती है। चूंकि आदमी को दिखता है कि नहीं, और आदमी को जो चीजें सामने रखता है वो कहता है कि नहीं 100 में अपना गेन कर लिया। ये है कि आप अपने आप कैसे जीवन पलटने में, अपने व्यवस्था में अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, जो मानसिक चीजें यही है। तो बहुत अच्छा लगा आज का, और इस तरह का कार्यक्रम कहेंगे कि जो खास कर जो नए युवक लोग हैं अभी बहुत जरूरत है
ये अभी अभी समाज में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग ताकि अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं रहता हूँ तो आदमी बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों से मिले, समय नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो निकालते हैं समय। ये जो लोग हैं अपने साइड चार के लोग हैं, इनसे मिले झंडे को हम लोग जब चार उनके लोग बैठ कहीं बात पा रहे हैं या कहीं चल कर कुछ चल चल कर जो एनर्जी आती है वो पूरे आती है। तो यही है, बड़ा अच्छा रहा जी। और इस तरह का कार्यक्रम चल रहे हैं और अच्छे लोग लगे रहे हैं, इसलिए हम अपने देखते हुए चलना चाहिए लगातार है। तो आदमी को ये होना चाहिए कि खाने के लिए तो शरीर के लिए तो हम लोग खाना चाहिए ही है, बुद्धि के लिए जो हमारा है जो अलग काम नहीं करता है तो उसके लिए एनर्जी का सोर्स डेवलप करके रखना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद, अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद। हाँ मिथिलेश भैया कुछ बोलेंगे जी। एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी के लिए कॉर्पोरेट है शुरू करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा काम करके। मेरा आपसे ये होगा कि समाज को बदलने के लिए कि आप उसमें आग लगेगी तो आप बहुत रोज कर सकते हैं, है ना? हम आग लगी मेरे घर में आग लगी नहीं है, जो चीज आप अच्छा लगता है अच्छा लगा कम से कम हर बार हमारे टॉपिक को बिल्कुल, लेकिन सबसे क्या है ना कि यस अच्छा बोला कि हर आदमी ना एक इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट जो होती है ना वो इनहेरेंट होता है और इनहेरेंट ये होता है कि जो चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको अलग तरह से सुकून मिल रही है। समझिए भगवान ने आपको वो असल आपके लिए बनाया है। मेरा मतलब जैसा कि मैंने आम लोगों को पढ़ा है और सुना है वो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नॉलेज तो शेयर होती है और उसको करने वाली बात ही आदमी को नहीं बताना चाहिए। तो ये फैक्ट है कि अगर हर आदमी है ना इससे अलग अलग तो इसकी इंटरेस्ट लोग जो है होंगे हमारे सिंह में हम बिल्कुल जोड़ेंगे। क्या होता है लोगों को समझ में नहीं आती है चीज, समझ में तब आती है जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो सब समझते हैं कि आप क्या करें। तो जब वो ये बात करता है तो उसको अच्छी लगती है। जब सब सही चल रहा है ठीक है लेकिन आपका असली जो है क्या आपकी जो परिस्थितियां किसी भी मतलब मैं तो चलता रहता है। जब आप गाँव में तो उस समय ना उसका बहुत ज्यादा क्लेश करते हैं लोग, फिर जब फिर उसी धुन चलती है। तो आदमी को बचपन से ये सत्संग में जाना चाहिए और अपने बच्चे को जहाँ आप इस चीजों को मोड़ेंगे। मेरा मानना है कि आपका घर उतना ही सुखी संपन्न रहेगा, पैसे से सुखी संपन्न नहीं होता है। बहुत सारे घर में देखें बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे पैसे आते हैं लेकिन घर में जाने के बाद अलग तरह का क्या सब पैसा बेकार। ये सब चीजें तो इंटरनल सोर्स से आता है, अंतर आता है आपको सुख मिलता है। आने तो एक अनेक चीजें हैं। तो बाकी ठीक है हम लोग आपने शेयर कर दिए बारे में ध्यानपूर्वक रखूंगा। और इस तरह के लोग हैं जब आप सोचते होगी तो इस तरह के लोग मिलते हैं काफी लोग हैं तो आगे से शेयर में बिल्कुल करूंगा और लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। उद्धव भैया हम लोग के साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं, आप अपना फीडबैक दें और इसमें आपको कैसा लगा और क्या और अच्छा कर सकते हैं हम लोग जी। भैया ने जो टॉपिक लिया है बहुत अच्छा लिया है और मैं चाहूँगा कि इसी टॉपिक में इसी पॉइंट पे जो सोर्स ऑफ एजुकेशन है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये सोर्स कौन है जिसका हम नॉलेज देते हैं। आज बहुत सारे सोर्स है, बहुत तमाम तरीके के सोर्स हैं। जैसे आपने सोर्स दिया के बारे में करके
स्वास्थ्य कार मैंने सुना हूँ कि हमारे ग्रुप का काफी लोग समझते होंगे ये करता क्या। तो ये जो सोच है, इस सोच की जानकारी अगर हमें हो जाए तो काफी कुछ समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ले और एजुकेशन को काफी चेंज हुआ और जैसे टेक्निकल एजुकेशन आ जाएगा, कॉमर्स आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, काफी डेवलप हमें अभी याद आया किसी ने कहा है कि साईं इतना दीजिए हमें तुम समाज। मैं भी भूखल ये प्रार्थना है ईश्वर से। मैं समझता हूँ कि तुम की परिभाषा पति पत्नी नहीं है, ये कुटुंब की परिभाषा का रूप बहुत बड़ा है। इसने भी ईश्वर से प्रार्थना किया होगा। आज का रूप है ये कहीं सोचना नाले से ही आया है कि साईं इतना दीजिए कि हम पत्नी अच्छे रहें। तो ये तो निरंतर मित्रता जो चेंज हो रहा है, ये सोशल एनवायरनमेंट कर सकते हैं, नाले का जो सोच भी कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा सा टॉपिक मेरा सुझाव ये है कि ऐसा लाएं। अभी मैं अपने बेटे को भी 5 साल में आया, वो सुन रहा तो इससे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तो नए लाइन में पढ़ रहे हैं, हम तो क्या मतलब ये जो नॉलेज का जो सोच अंकल ने दिया है, ये समझ नहीं आया। तो इसको थोड़ा बड़ा मार्जित करके और मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, वैसे हम अपने बच्चों को इसको सुने और इसका थोड़ा और जो है गहनता लाइए, इसे आध्यात्मिक की तरफ चले। पहले लोग घर में कोई नौकरी नहीं रहता था, मेरे आप जानते होंगे, दीदी आप भी जानते होंगे। हमको लगता है कि परिवार आज से 50 साल पहले बहुत सुखी रहता था। इस तरह से रोटी आ जाया करती थी, किस तरह से खाना आ जाया करता था। और आज हम सब जो है वो टोमेटो और किस कंपनी का क्या खाते हैं, हमारे दिमाग में दूसरी हमारे परिवार को नहीं समझते। तो ये बहुत अच्छा था, इसमें थोड़ा सा और लाया जाए और हम अपने बच्चों के साथ सुने और जाने इसमें थोड़ा सा और सुधार करने की जरूरत है। दीदी और ये काफी हमारा बहुत अच्छा लगा और जब भी समय देंगे मैं अपनी तरफ से जरूर समय दूंगा। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मिथिलेश भैया कुछ कहेंगे? एजुकेशन की बात बच्चा नहीं दिया, उससे कहिएगा कि उसको पूरा प्रेजेंटेशन लिख लेगा, उसके बाद से वो अपना कमेंट लिख देगा ताकि मैं आगे उसको बात आप पाई कि सोच क्या है। मेरा जो होता है कि सोच चीज लगता है जब सरकार कर सकता है। एक एक्सपीरियंस इज सोशल नॉलेज, एक अनुभव जो कहते हैं उनकी बात हटाई जाती है। मान लीजिए मैं आई में क्वालिफाई कर गया और आई क्वालिफाई करने के बाद मैं क्वालिफाई करना तो हो जाए। तीसरा या दो में शुरू जो लिखा हुआ और बहुत बार बात है जो आता है ना, तो माइंड ऑफ रिसर्च करने का आज जो प्रेजेंटेशन हो रहा है वो आपस में आवाज बाहर आता है।
ये तो सोच के बारे में जो है मतलब मेरे अगला प्रेजेंटेशन बताऊंगा मैं कि इस विषय में कैसा फॉलो होना चाहिए, खास कर जो स्पेशलिस्ट अपना लोग हुए क्योंकि और लोग के लिए और बार बार लागू किया, क्योंकि वो शिक्षा केवल आपके मस्तिष्क से आचरण में शिक्षा आपको बोझ बन जाती है। एक आदमी पढ़ा लिखा जानता है और एक आदमी बहुत पढ़ता है वो आदमी अच्छा पढ़ाया उसको पढ़ा हमने तो पढ़ा पॉलिसी हमारे पास वो ज्ञान आचरण की रानी करता है। हमारी भूमिका हमारा सारा प्रकार ज्ञान को आचरण में उतारने में आने वाली है। कोई समस्या है लगा और आपसे लोग है जोड़िए आपको प्रेजेंटेशन में अपने बेटियां भी हैं यहाँ पर है और बेटियां भी हमारा में शेयर करता हूँ जनरेशन को मैं प्रॉफिट करता हूँ और अगला प्रेजेंटेशन में शेयर करूँगा मैं कौन कौन से सिद्धांत मुझे कुछ करना भी कहा जिससे कैसे उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश और प्रेजेंटेशन के बाद आप लोग कितना फायदा होता है मुझे बहुत फायदा होता है। इसलिए सत्या जी का अन्ना जी का और करता हूँ इसी बहाने में यात्रा में आने के लिए बाध्य होता हूँ। ये आपका है भैया, ये सत्या भाई और वंदना दीदी का नहीं है, ये सबका है, ये सभी का परिवार है। और मैं उद्धव भैया को ये कहूँगी उनके बच्चे के लिए कि जो उन्होंने सस्ती वाचन सुना उसे समझ में नहीं आया, तो जब हम बच्चा छोटा होता है उसको पेन पेंसिल पकड़ा के लिखाते हैं ऐसे होता है, ए ऐसे लिखा जाता है, तो वो उसमें उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन उसको हम लोग जबरदस्ती लिखाते हैं। तो वैसे ही जब लिखते जाता है तो धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है उसमें, तब उसको समझ में भी आने लगता है कि ये इसका मीनिंग क्या है और क्या अर्थ है। तो ये स्वस्ति वाचन मंत्र एक प्रश्न क्वेश्चनिंग जो है ना, दूसरे धर्मों में बच्चे नहीं करते। जो उनको पेरेंट्स कहते हैं, जो समुदाय कहता है, वो बचपन से करता है, 5 टाइम करना है तो करना है। लेकिन हमारे बच्चे इसको बिना समझे, जो अध्यात्म है उसमें सिर्फ क्वेश्चनिंग करके उसको समझने का प्रयास ही पहला ही स्टेप वो खत्म कर देते हैं, है ना। उसमें घुसेंगे तब तो समझ में आएगा कि सोर्स कहाँ से है। अब मेरा मुंह लिप चल रहा है, ठीक है, लेकिन सोर्स कहाँ है, कहाँ से आ रहा है वो चीज। हम जब सोचते हैं कोई आइडिया आ जाता है तो वो सोर्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ से अचानक आइडिया आ जाता है। क्या वो व्यक्ति करता है? नहीं। हम सांस अपने आप ले रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, हम जीवित हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो सोर्स प्रकृति हमें दे रही है, प्रकृति से हम बने हैं और अंदर ही सब कुछ है। वो जब हम योग से जुड़ेंगे, जब अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब साइंस अध्यात्म, भैया बहुत सारे एपिसोड कर चुके हैं उस पर, उसको देखेंगे, यूट्यूब पे सारे लॉर्ड हैं भूगोल ग्लोबल पे, तो समझ में आएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। प्रणाम। हाँ, तो अभी समय हो गया भैया 8:15। सत्या भाई कुछ कहेंगे या मिथिलेश भैया क्या कह रहे हैं, बताइए। शांति पाठ एक मिनट के लिए सबके मदद कर लीजिए, कंटेस्ट में रहे ना, क्या 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 ठीक है ना, परिवार की बहुत अच्छी बात करते हैं ना। तो हाँ तिवारी भैया, प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम। सबसे पहली बात ये है कि फीडबैक मुझे इतना ही कहना है, मैं बहुत तरीके से तैयार करता हूँ और आज भी बहुत अच्छी आती है। दूसरी बात ये है कि नॉलेज जो है वो पढ़ने से होता है। उसको लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम में बताया गया है कि लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस।
कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, एज रिलैक्सेशन नहीं है, CBSE IABA ये सब के लिए है। के लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है, वो जब तक आपका मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा में तब तक पढ़ सकते हैं। इसलिए कहा है कि ये कितनी भी बेटी आसमान में बाकी है, एक इम्तिहान से गुजर के क्या देखा और इम्तिहान बाकी। जीवन में इम्तिहान भी हमेशा देना पड़ता है और जिंदगी का जो इम्तिहान है उसका क्वेश्चन में भी सोचता है, बताता रहता है। बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि आई से में पानी भर करके फिर डाल देंगे और उसको तुरंत निकाल देंगे तो बड़ा नहीं बनेगा। अध्यात्म के लिए जितना सुने हैं उसका कई गुना ज्यादा मनन करना पड़ता है, तब समझ में आता है। बहुत पढ़ते थे, 8 क्लास पढ़ते थे तो संस्कृत का रूप पूछने के लिए पंडित जी बोलते थे कि आज इसका रूप याद करना। मैं बीच में बैठता था, आगे से शुरू करेंगे मेरे यहाँ जाएगी और पीछे से शुरू करेंगे तो आज मेरे यहाँ की खत्म हो जाएगी। मैं किसी तरह से काम चला, साइंस पढ़ने लगा बाद में, लेकिन साइंस पढ़ने के बाद नौकरी करने लगा तो उस समय पता चला कि शास्त्र जितने भी हैं हमारे संस्कार की जितने दुनिया कानून वो सभी संस्कृत है। फिर लगा कि संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। हमारे मित्र संस्कृत के वो बोले कि संस्कृत की पढ़ना शुरू किया, आए जो मैं भुवनेश्वर जा रहा, भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर जा रहा है। सुबह की ट्रेन थी, मैं निकाला और पूरे जोर से पढ़ने लगा। आस-पास लोग समझ रहे थे कि बहुत बड़ा विद्वान संस्कृत का और ट्रेन की आवाज से किसी को सुनाई नहीं दे रही, उसी से मैं हुआ हम जोर से बोलने लगा तो बहुत समझने लगा। और मैं समझता थोड़ा समझ नहीं की कोशिश कर रहा था, समय बहुत कम है। नॉलेज के बारे में एक बात और बोलेंगे कि 1970 के बाद में संस्कृत करते थे तो वो घर गए हुए थे। मेरी दादा से बोले माई अनाना ले आओ। अनाना का मतलब समझ नहीं रही थी, तो बक्सा में समझ रही थी, कहीं इधर उधर खोज रही थी, इनका प्रेशर बढ़ जा रहा था, दूसरा रह रही थी, कहीं नहीं ला रही। वो ताला ने आई थी कि वो कहाँ से पढ़ो, वो बोले खाए के मन तेरे लिए खाए ले आओ। नॉलेज का क्या पता, मेरा लग रहा हिसाब से यही है। दादा नहीं आपको का समय का सलाम। याद आता है बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत हो जाता है। अच्छा तरह से धन्यवाद और अपने पिछला से पहला थे भैया, मतलब वो उलट गया ना, आप फर्स्ट हो गए। चलिए और कोई अपना नहीं, हम सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं ज्ञान में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अपना विचार देना चाहेंगे? हाँ, कई बार आवाज दी मैं नरेंद्र भैया को, शायद जुड़ के लैपटॉप से बिजी है या क्या है। और कुछ पहली बार पहली बार जैसे शशिकला दीदी जुड़ी हैं पंचकोशी साधना से, और तो सबका हो गया। कृष्णा है, कमलेश तिवारी भैया भी हैं, अभय अभी जुड़े हैं लास्ट में, तो इसलिए वो नहीं कह पाएंगे। जी भैया, हाँ प्रणाम। जी जी, अच्छी वाली आ रही है, स्वागत है।
वीडियो ऑन कर ले, अच्छा वाला चेहरा भी दिखा दे तो अच्छा रहेगा।